चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बिहार का बाजीगर कौन होगा, ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में हम लगातार सुबह से बने हुए हैं। पूरे बिहार को इंतजार है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन जो ये रुझान निकलकर सामने आ रहा है, एक बड़ा उलटफेर, बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। क्योंकि एनडीए को एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था कि एनडीए इस बार हार का सामना करती दिखेगी, लेकिन अभी तक की जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रही है। 131 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं महागठबंधन का भी सैकड़ा पार कर चुकी है। 101 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी कार्यालय से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ गए। नवीन, आरजेडी कार्यालय में इस वक्त एक बेचैनी का माहौल जरूर हो गया होगा, क्योंकि कल से ही पोस्ट बर्थडे गिफ्ट देने की तैयारी तेजस्वी को चल रही थी। देखिए आदर्श, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजद कार्यालय में और आपको पहले मैं राजद कार्यालय की एक तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल जिस तरीके से सुबह महागठबंधन ट्रेंडिंग में आगे थी और ठीक उसके बाद लगातार जो है एनडीए गठबंधन में आगे जो कह सकते कि एनडीए लगातार ट्रेंडिंग में आगे चलने लगी और अब कहीं न कहीं जो है एक बार फिर से महागठबंधन जो है फाइट में है। अगर आप वर्तमान में रुझान को देखें तो अचानक से अभी राजद को जो है कई सीटों का उछाल मिला है और उस पर ट्रेंडिंग में राजद अभी कहीं न कहीं आगे चल रही है, टक्कर में चल रही है। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ राजद कार्यालय की। ये तस्वीर राजद कार्यालय की, जहां पर जो है जब सुबह का जब माहौल था, जिस तरीके से ट्रेनिंग में लगातार महागठबंधन आगे चल रही थी, उस वक्त कार्यालय में जो है कार्यकर्ताओं को हुजूम था। लेकिन बीच में जब ये जो 1.5 घंटे का जो ट्रेनिंग था, जिस दौरान लगातार जो है कहीं न कहीं महागठबंधन पीछे रही, उसके बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा जो है जरूर देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं न कहीं चहलकदमी शुरू हो गई है और कौन बनेगा बिहार का बाजीगर, ये एक बड़ा जो है सवाल है और लगातार इस चीज का हम लोग इस जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जहां अभी कार्यालय में पहुंचे हैं कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे भी बात करेंगे। उत्साह का माहौल भी है निश्चित तौर पे, क्योंकि जो राजद कार्यकर्ता है इस बार निश्चित तौर पे लंबे समय से जो है एक जो है राजद वनवास झेल रही है और ऐसे में उनकी कोशिश होगी इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव में लगातार जो महागठबंधन का जो एग्जिट पोल में उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दी, लगातार लोग जो है बदलाव की बात कर रहे थे और ऐसे में कहीं न कहीं अगर इस बार सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव जरूर होगा। लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगा यहाँ पर जो समर्थक हैं, राजद के समर्थक जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो कुछ कहते हैं कि नहीं। फिलहाल लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आगे जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करते हैं। ट्रेंडिंग में अब कहीं न कहीं फिर एक बार महागठबंधन जो है फाइटिंग में दिख रही है। कैसे देख रहे हैं ट्रेंडिंग को, क्या रुझान जो है रिजल्ट में तब्दील होगा? देखिए, रुझान हर कोई विधानसभा होता है तो उस पर 250 से लेकर 400 तक पोलिंग बूथ होते हैं और उस हिसाब से ईवीएम्स भी होते हैं। तो हर अलग अलग जगहों से अलग अलग रुझान होते हैं। विधानसभा वाइज भी देखें तो कई सारे पंचायत होते हैं। एवरेज ऑन अगर देखा जाए तो 30 से 32 पंचायत यहाँ पे बिहार के अंदर में हर एक विधानसभा के अंदर में है। तो इस अकॉर्डिंग और हर पंचायत का अलग अलग रुझान है। तो उस अकॉर्डिंग जैसे जैसे ईवीएम का रिकॉर्ड आ रहा है उस हिसाब से रुझान आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बढ़त की जहाँ तक बात हो और जहाँ तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब कुछ जब जो कुछ भी आप लोगों का आया हुआ है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम लोग भी अपना एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि 180 प्लस में हमारा रहना चाहिए। ट्रेंडिंग में तो 180 प्लस नहीं दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ हद तक अगर ट्रेंडिंग में आप रहे, सरकार बना भी लेंगे, लेकिन एक सवाल एक बड़ा है, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि विधानसभा जो है इस बार चुनाव जो है वो हैंग कर सकता है। मतलब कह सकते हैं खंडित जनादेश जो है, खंडित जनादेश की बात कर रहे हैं। तो देखिए, खंडित जनादेश बिहार की जनता अब काफी समझदार हो चुकी है ना। और पिछले बार भी जैसे आपने देखा कि जनादेश जो गया वो बिल्कुल वन साइडेड गया, यहाँ भी जनादेश जो भी आएगा वन साइडेड आएगा। आइए और भी कुछ समर्थक राजद कार्यालय में मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानेंगे। क्योंकि राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं, उनसे बात करेंगे। ट्रेंडिंग में पहले एनडीए, पहले महागठबंधन, फिर एनडीए, अब ट्रेंडिंग में एक बार फिर से कहीं न कहीं महागठबंधन जो है टक्कर में। देखिए, बिहार की जो जनता है ये बिल्कुल महागठबंधन के समर्थन में अपना मत दे चुकी है। ये काउंटिंग चल रहा है और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए से बिहार की जनता अब मुक्ति पा चुकी है। काउंटिंग चल रहा है, थोड़ा सा समय का
धैर्य रखना होगा। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, रिजल्ट हमारे सामने होगा। आइए बात करते हैं, आगे राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। उत्साह का माहौल कहीं न कहीं जो इनकी जो वेशभूषा है, इसके लिए लोग जो है लगातार इनसे बात कर रहे हैं। हालांकि एक बार इन सभी को पर मैं कोशिश करता हूँ सामने से अगर आपको तस्वीर दिखा पाऊँ मैं आदर्श, तो निश्चित तौर पे ट्रेंडिंग है अभी, चूंकि रुझान लगातार आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर महागठबंधन जो है इस पूरे चुनाव में कैसे पार पाती है। कहाँ रहा और लगातार जो आरजेडी कार्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता नवीन शर्मा कार्यकर्ताओं से बात करते दिख रहे हैं, तो सभी का ये कहना है कि 180 के पार महागठबंधन जाएगा। अभी तो फिलहाल सैकड़ा भी पार नहीं हुआ है और एनडीए इन रुझानों के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 122 बहुमत का आंकड़ा है बिहार विधानसभा में और अब बिहार में फिलहाल एनडीए 132 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसमें बीजेपी 72 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस 21 सीटों पर, जेडीयू 52 सीटों पर आगे चल रही है, तो आरजेडी 59 सीटों पर, एलजेपी का अभी भी शून्य है। आरएलएसपी को एक, आपको बता दें कि आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। वहीं हम जीतन राम मांझी 1 सीट पर आगे चल रही है। जैब का भी खाता अभी तक नहीं खुला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है इन रुझानों के मुताबिक, और अगर इसी तरीके से रहा तो ये कहीं ना कहीं जो दावे थे, जो एग्जिट पोल थे, उनको झुठलाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो लगातार काउंटिंग चल रही है। कई जगह चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है, कई जगह तीसरे राउंड की चल रही है। और अगर चौथे राउंड की बात अगर की जाए तो जमुई विधानसभा से फिलहाल शूटर श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने श्रेयसी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अंतर्राष्ट्रीय वो शूटर हैं। 8,562 वोट उन्हें मिल रहे हैं। जमुई विधानसभा में चौथे राउंड के बाद का ये हाल हम आपको बता रहे हैं। वहीं विजय प्रकाश 3,946 वोटों पर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तीसरे पर सुजाता सिंह है, जिन्हें 5,377 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो चौथे राउंड की वोटिंग हो रही है, कई जगह तीसरे की हुई है, और लगातार जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन आंकड़ों में परिवर्तन हम देखेंगे। भोजपुर के बड़हरा में बीजेपी आगे चल रही है। 1300 वोट से यहां से राघवेंद्र प्रताप आगे हुए हैं। वहीं संदेश से रेप केस में फरार विधायक अरुण यादव की पत्नी आरजेडी उम्मीदवार किरण देवी 2300 वोटों से आगे चल रही हैं। तीसरे राउंड की मतगणना पूरी होने पर बक्सर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परशुराम चौबे 2366 मतों से आगे चल रहे हैं। अगर सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर सुपौल की बात की जाए तो सुपौल में जेडीयू के विजेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, आप लगातार आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दिख रहे थे। 180 का आंकड़ा बताते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे थे कि हम 180 का आंकड़ा छू लेंगे। इन रुझानों में तो फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, ट्रेंडिंग है और जिस तरीके से ट्रेंडिंग में महागठबंधन पहले आगे रही, उसके बाद फिर एनडीए ट्रेंडिंग में आई और अब ट्रेंडिंग में कहीं ना कहीं एक बार फिर से महागठबंधन जो है कांटे की टक्कर दे रही है ट्रेंडिंग में। और जहां तक कार्यकर्ता है तो निश्चित तौर पर देखिए, वो माहौल जो राजद कार्यालय का होना चाहिए था, राजद कार्यालय में वो माहौल अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा उत्साह कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि ठीक है, कुछ हद तक जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो जरूर आप कह सकते हैं कि जो है इस बार का जो चुनाव हुआ है और जो रिजल्ट शाम तक आना है, निश्चित तौर पे बहुत कुछ बदला नजर आएगा।
आप कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक जो है आंकड़े हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बदलाव की बात हो रही थी, लगातार जिस तरीके का क्रेज हम लोगों ने तेजस्वी का देखा था, एग्जिट पोल में जो कई 180 सीटों तक जो है इन्हें दिखाया गया था, लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल थे हर में सरकार बनाने की बात जो है वो आरजेडी को ही कही जा रही है। अब ऐसे में ट्रेंडिंग के ऊपर अगर भरोसा किया जाए, अभी जो रुझान है अगर तो इस रुझान को देखकर लगता नहीं है कि मतलब जो है सरकार बनाने की स्थिति में अभी फिलहाल महागठबंधन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नवीन ये समझना चाहेंगे, बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। अभी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 74 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि जेडीयू विशेष तौर पर बिहार की मुख्य पार्टियों में से एक है। क्या समझें कि बीजेपी अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार का समर्थन मिलते हुए यहां से भी नजर आ रहा है, और जेडीयू नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ी बहुत नाराजगी इन रुझानों से? अब दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपको। एक ये कि इस बार का जो चुनाव था, जब जमीन पर लोगों से बात की, तकरीबन 200 से ज्यादा विधानसभा हम लोगों ने घूमा है, बातचीत की है लोगों से, दो चीजें निकल करके सामने आई। पहला ये, बीजेपी का विरोध कहीं नहीं दिखता है, ठीक है, बीजेपी को लेकर के जो एक विरोध होना चाहिए वो विरोध कहीं नहीं दिखता है। दूसरी तस्वीर मैं आपको बता दूं, हाँ कुछ हद तक नीतीश का विरोध था, एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश के कार्यकाल को लेकर के, जो आखिरी कार्यकाल जो ये 5 साल का था, इस कार्यकाल को लेकर के जो है लोग नाराज थे। कुछ ऐसे उनके फैसले थे जिस फैसले का विरोध भी हुआ, कुछ योजनाएं जो उन्होंने 7 निश्चय लाए थे, 7 निश्चय योजना का जो है लगभग तमाम जगहों पर जो है एक विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिला था। लेकिन अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान नहीं मिलने के कारण, कि चूंकि ठीक है बीजेपी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी नहीं रही है, लेकिन बीजेपी का विरोध देखने को नहीं मिला है। तो आप कह सकते हैं कि इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा, और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती। नवीन रोकते हुए एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, हसनपुर में फिलहाल तेज प्रताप 1500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, जहां तक हसनपुर की बात की जाए तो चूंकि वो एक ऐसा सीट है, रीचिंग सीट है, मनोविनिंग सीट है एक तरह का राजद का, पहले से वो चूंकि अनुमान लगाया जा रहा था, वहां पे कई सर्वे जो है पार्टी के द्वारा कराया गया था, आनंद महुआ सीट को छोड़ करके, और फिर वो हसनपुर से लड़ने पहुंचे थे, तो लग रहा था कि शायद वो विनिंग सीट है, और यही कारण है कि उन्होंने अपना सिटिंग सीट जो है उस सिटिंग सीट को छोड़ करके और वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। देखिए, अभी चूंकि ट्रेंडिंग है, बात बहुत तेज है, तकरीबन जो है शाम का वक्त रह गया है, अभी हो सकता है कि 5, 6 या 7 राउंड का चुनाव है, अभी मतगणना हुआ है, इसके बाद के जो राउंड है। हाँ, लेकिन एक चीज, ये ट्रेंडिंग जो है 1500 से वोट से जिस तरीके से पीछे चल रहे हैं, अगर ये लगातार करीब आधे घंटे 1 घंटे तक भी ये ट्रेंडिंग बरकरार रहा तो निश्चित तौर पे तस्वीरें बदल सकती हैं, तस्वीरें बिल्कुल। नवीन लेकिन बीजेपी को और अगर जेडीयू को जो अभी इन रुझानों में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जो महिला वोटर्स हैं जो इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आई चुनाव में, और साथ ही जो साइलेंट वोटर्स हैं, उन दोनों की वजह से देखें, क्योंकि महिलाओं के लिए तो अगर देखा जाए तो महिलाएं, फिर चाहे केंद्र सरकार की बात, उज्ज्वला योजना की बात हो, जनधन योजना की बात हो, सुकन्या योजना की बात हो, या फिर नीतीश सरकार की तरफ से जो ग्राम पंचायत में आरक्षण की बात हो, और जो काम किए गए उसको लेकर वो जरूर खुश दिखाई दे रही थी महिलाएं। देखिए, आपने जो बात कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक बात बड़े स्तर पर देखा गया कि महिला जो है वो बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। तो महिलाओं का जो वोटिंग है, एक तरह से इस वोटिंग को आप ऐसे आंक नहीं सकते, ये साइलेंट वोटर है। तो लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी लगातार जिस बात का जिक्र कर रही थी वो ये था कि साइलेंट वोटर, और साइलेंट वोटर ने इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है, साइलेंट वोटर। तो जिन साइलेंट वोटरों का जिक्र हो रहा था वो महिला वोटर, दरअसल महिला वोटरों के बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब चूंकि मेरे ख्याल से जो 180 सीट कह रही है महागठबंधन, 180 सीटों का आंकड़ा तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी विनिंग जो है पार्टी किसी को भी कह देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी चूंकि 11:30 या 12 बजे का अभी वक्त हो चला है, 12 बजे के बाद काफी समय रह गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जब ये 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा, 1:30 से 2 बजे का वक्त, उस समय का भी ट्रेंडिंग देखना होगा कि ये ट्रेंडिंग आखिर कहां तक पहुंचता है। तो ये ट्रेंडिंग तकरीबन अगर आधे घंटे या 40 मिनट के आसपास तक अगर ये ट्रेंडिंग अभी बरकरार है, तो इस ट्रेंडिंग को कह सकते हैं कि रुझानों में अब एनडीए कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़त बना लेगी। उसके बाद उस बढ़त से वापस
जो है महागठबंधन को वापस लौट पाना थोड़ा सा वहां पे मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रुझान है, रुझान में हमने देखा है जैसे ही महागठबंधन बढ़त थी उसके बाद एनडीए, फिर महागठबंधन जो है अभी जो है लगभग जो है फाइट में है। तो कहीं ना कहीं अभी क्योंकि विनिंग पार्टी किसी को कहते हैं जल्दबाजी होगी। बिल्कुल आदर बिल्कुल बिल्कुल नवीन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक मालवीय भी न्यूज रूम से जुड़ गए। आलोक, ये समझना चाहेंगे अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, 133 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 97 पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। क्या समझे, जो 10 लाख रोजगार देने का वादा आरजेडी की तरफ से किया गया था, उस पर एक संशय की जो स्थिति थी वो इन रुझानों में दिख रही है कि आखिर पहली कलम से कैसे संभव हो पाएगा 10 लाख रोजगार। आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि जो 10 लाख रोजगार देने का जो वादा था, ये चुनाव का ये वादा था जिसमें कि ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये सरकार आने के बाद ये 10 लाख रोजगार लोगों को कैसे देंगे, उसका रोड मैप नहीं तैयार था। जबकि ये दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, इनके द्वारा ये चुनाव के किया जाएगा, लेकिन ये सब हवाई जनता भी देखती है कि जिस तरह से ये चुनावी दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो कितना अमल हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, एनडीए के फेवर में दिखा रहे थे, माफ करिएगा, सारे एग्जिट पोल महागठबंधन के फेवर में दिखा रहे थे, लेकिन सुबह जब 1 बजे तक चला, उसके बाद से जब 1 बजे के बाद से जब पासा पलटा तो वो एनडीए ने जब बढ़त बनाया तो अब एनडीए पूरा टोटल 133 पे पहुंच गई है, जबकि वहीं महागठबंधन 97 पर आकर अटक गई है। वो उसका सीट लगातार कभी 99 था और 98 हुआ, अब जाके 97 हो गया है। ठीक है आलोक, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो इस बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बिहार का बना सकती है, एलजेपी की बड़ी भूमिका हो सकती है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आलोक जी की आवाज नहीं आ रही। बैटिंग फ्रंट पे आके बैटिंग करेगी, लेकिन वहां पे पहले से ही उन्होंने बीजेपी ने घोषणा कर दिया था कि जो एनडीए के प्रत्याशी सीएम कैंडिडेट होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, और आगे भी मुझे लगता है कि बीजेपी उसी अपने बयान पे कायम रहेगी, नीतीश कुमार को ही वहां पे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाई थी और आगे चेहरा उनको सीट भी देगी, मुख्यमंत्री भी बनाएगी बीजेपी। लेकिन वो बीजेपी अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारेगी सीएम के लिए, गिरिराज सिंह या फिर किसी भी नेता को आगे नहीं करेगी, इसलिए ताकि भविष्य में आगे जो लोकसभा चुनाव होने उसको लेकर के ये एक रोड मैप तैयार किया गया। बीजेपी बहुत आगे की भविष्य को सोच करके ऐसा ये करेगी ताकि नीतीश कुमार को ही वहां सीएम उम्मीदवार बनाएगी। जी आदर्श। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आलोक आप बता रहे हैं कि ये जो रुझान है ये धीरे धीरे स्थिति जैसे ही क्लियर होगी और कुछ देखने को मिलेगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संपादक दीपक ओझा भी हमारे पटना कार्यालय में मौजूद है। दीपक, ओवर टू यू उन रुझानों के साथ कि एनडीए 132 पर आगे चल रही है, महागठबंधन 97 सीटों पर, लेकिन अभी जो मेरे पास एक खबर आई सूत्रों के हवालों से कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है और गिरिराज सिंह को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, एलजेपी की अहम भूमिका हो सकती है। इस पर भी रिएक्शन जरूर चाहेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से गिनती शुरू हो गई है और आंकड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो राजनीतिक दल महागठबंधन और एनडीए है, उनके लिए कयामत की रात तो गुजर गई है और यूं कहेंगे कि आज कयामत का दिन धीरे धीरे गुजर रहा है और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और सबकी निगाहें, पूरे देश का निगाहें आज बिहार की राजनीति पर टिका है। अभी हमारे साथ एक बिहार के राजनीति पर पकड़ रखने वाले, बिहार के राजनीति के जानकार अखिलेश नवानीवाला वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर बिहार के राजनीति का अभी मिजाज क्या है और जनता का क्या मिजाज है, जो रुझान आ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। सर, ये जो रुझान आ रहे हैं किस तरह इशारा कर रहे हैं? देखिए, रुझान बिल्कुल बदलाव के संकेत दे रहा है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप देखेंगे आखिरी दौर में स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बिहार में बदलाव दिखेगा। वैसे एनडीए के अपने दावे हैं और एनडीए में भी बीजेपी के अलग दावे जो हैं वो किसी और तरफ इशारा करते हैं
और इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि बीजेपी भी कुछ काम कर रही है जिससे जदयू परेशानी में है। खास करके जहां तक मैं देख रहा हूं महागठबंधन की स्थिति पहले से बेहतर है और बदलाव के लिए ये लोग संकल्पित हैं और बदलाव जरूर दिखेगा आखिरी दौर तक। हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए जी। लेकिन सर ये जिस तरह से शुरुआत जैसे हुआ मतगणना का, तो बहुत आगे संख्या था महागठबंधन का। शुरुआती दौर में जो पोस्टल बैलेट थे उसकी जांच पड़ताल हो रही थी, उसकी काउंटिंग चल रही थी। तो एक बड़ा इशारा है कि पोस्टल बैलेट में अगर महागठबंधन आगे बढ़ जाता है तो ये इशारा करता है कि बीजेपी की ताकत कम हो रही है। कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की सरकार ने वहां मजदूरों के साथ और रोजगार के प्रति जो उदासीनता दिखाई, उसका रिजल्ट बिल्कुल पोस्टल बैलेट्स में दिख रहा है। पोस्टल बैलेट में महागठबंधन की बढ़त यह इशारा कर रही है कि बिहार बदलाव चाह रहा है। नहीं तो अक्सर आज तक ट्रेंड यही रहा है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी बढ़ चढ़कर आती है और काउंटिंग में बीजेपी की बढ़त तय मानी जाती है। लेकिन बिल्कुल इसके उलट पोस्टल बैलेट में 125 तक महागठबंधन का चला जाना यह इशारा कर रहा है कि बीजेपी की ताकत कमजोर हो रही है। और इसका कारण कोरोना, जीएसटी या और भी नोटबंदी, इन सारे चीजों को का इकट्ठा प्रतिफल जो एक कंबाइंड रिपोर्ट है, रिजल्ट है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सर चुनाव के पहले जो एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था, बीजेपी ने खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारा सीट कम भी आए तो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अभी जैसे एनडीए को बढ़त मिली है और बीजेपी को ज्यादा अंकों पर बढ़त मिली है और बीजेपी का एक बयान आ रहा है कि बीजेपी गिरिराज सिंह को अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, राजनीति में विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य हो गई है। आप जनादेश किनके साथ मिलकर ले रहे हैं और सरकार किनके साथ मिलकर बनाएंगे, ये तो नीतीश कुमार ही दिखा चुके हैं। पहले सरकार जनादेश उन्होंने लालू और नीतीश ने एक साथ लिया और सरकार वो चला रहे हैं बीजेपी के साथ। इसलिए ये कहना और राजनीतिक ये विश्वसनीयता इतनी उच्चतम और अच्छे स्तर पर नहीं है और इतना आदर्श राजनीति अब बिहार में या देश में नहीं हो रहा है कि हम जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने जिसके लिए जनादेश दिया हम उसी के साथ सरकार बनाएं और उसी एजेंडे पर काम करें, उसी मैनिफेस्टो पर काम करें। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि बीजेपी का इशारा, और बीजेपी पहले से भी इस पर काम कर रही है, जैसा कि लोजपा के बयानों से दिखता है। लोजपा ने कहा है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है और नीतीश को हराने के लिए वो कृत संकल्पित रहे हैं। और जो दिख भी रहा है 20, 22, 25 सीटों का अंतर जदयू और बीजेपी में, यह बिल्कुल इशारा कर रहा है कि अंदर खाने कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पकने वाली है और बिहार के बदलाव में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, जो जनता सोच भी नहीं रही है, ऐसा कुछ सामने आ जाए। इसमें लोग भूपेंद्र यादव की भूमिका कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण मांग रहे हैं और पहले से इस तरह की पटकथा शायद लिखी जा चुकी है जो आज शाम के बाद या 1-2 दिनों में आपके सामने आ सकती है। इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। सर एनडीए और महागठबंधन के अलावे भी कई गठबंधन बने थे जिसमें कि आप कुशवाहा और पप्पू यादव शामिल थे, ओवैसी शामिल थे। उनका दावा था कि ये इन दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो उनको कितना एक्सेप्टेंस मिला इस चुनाव में? देखिए, रण क्षेत्र के दावे और चुनावी दावे और परिणाम दोनों में बहुत अंतर है। ओवैसी का दावा ये था कि वो अल्पसंख्यक वोटों को गोलबंद कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे अपने फेवर में, लेकिन ऐसा दिख नहीं है। अल्पसंख्यक कई जगह बढ़ चुके हैं, कुछ महागठबंधन के साथ गए हैं और कुछ ओवैसी के साथ गए हैं और कुछ ने कांग्रेस में भी शिफ्ट किया है। अल्पसंख्यकों को कांग्रेस के साथ फ्यूचर दिखने लगा है। उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की बढ़त ये बता रही है कि अल्पसंख्यकों ने उनका सीमांचल या अन्य जगहों पर बहुत अच्छी तरह से पोल किया है कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यकों ने। बाकी जातीय आधार पर जो गोलबंदी है उसमें यादवों ने, यहाँ पर बिहार में यादवों ने बिल्कुल ही इधर उधर नहीं देखा और उन्होंने तेजस्वी और लालू यादव के नाम पर केवल आरजेडी और महागठबंधन को वोट किया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी टग ऑफ वॉर है, नेक टू नेक कांटे की टक्कर चल रही है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि सरकार कोई भी पूर्ण बहुमत से बनाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा है।
अब उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस होंगे, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, और जिसका अंदेशा कांग्रेस ने व्यक्त किया और कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑब्जर्वर भेजे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि कहीं न कहीं वो डरे हुए हैं कांग्रेस के लोग कि हाईजैक न हो जाएं उनके जो एमएलएज हैं, इसलिए बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं, हर जगह ऑब्जर्वर है और डे टू डे की स्थिति, आवर टू आवर का कैलकुलेशन कांग्रेस के बड़े लीडर्स कर रहे हैं बिहार में, इसलिए क्लियर मैंडेट नहीं दिखता है और आखिरी दौर तक ये हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस ही कोई रास्ता दे पाए। यहाँ इस वक्त पहली बार है कि दो सीएम के जो चेहरे थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इसके अलावे 5 और चेहरे थे जिसमें पुष्पम प्रिया भी थी। तो क्या इन लोगों को कुछ जनता ने एक्सेप्ट किया है? नहीं, और जो चेहरे हैं, यहाँ बिहार में चुनाव बिल्कुल 2 धाराओं में रही, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। बीच के लोग जिनका प्रोजेक्शन में कुछ उन लोगों ने, जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, कास्ट रैंक कुशवाहा ने सीएम के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा को पोल किया है। यह भी नुकसान जो है, ये नुकसान सीधा सीधा नीतीश कुमार को हुआ है। अगर नीतीश कुमार अपने को ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, लेकिन उसमें से अगर कुशवाहा को आप ये जो 7 से 8% कुशवाहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार का कद छोटा करने की मंशा जो बीजेपी ने पाल रखी थी, जैसा कि संकेतों से सामने आता है, शायद बीजेपी उसमें सफल होती दिख रही है। तभी तो जदयू और बीजेपी में 25-25 सीटों का फासला हो जाता है। आखिर बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार इस तरह छोटे भाई कैसे हो गए? अगर कोई बड़ी पटकथा ना होती, बड़ी प्लानिंग ना होती, तो ये विचारणीय विषय है और मुझे लगता है कि जदयू भी इसमें मंथन करेगी इसके बाद। अखिलेश जी, जो अभी बीजेपी का बयान है, बीजेपी का कहना है कि जो एग्जिट पोल था वो फेल हो चुका है, हम आगे निकल चुके हैं, यही एग्जिट पोल की हार है। हो सकता है ये बीजेपी का कुछ जल्दबाजी वाला बयान हो, अभी हमें इंतजार करना चाहिए। अभी कई दौर की मतगणना बाकी है और अभी कुछ किसी निर्णय पर पहुंचना ये जल्दबाजी होगी और जो अनुभवी नेता है, वरिष्ठ नेता है, संभवतः वो इस तरह का बयान दें, ये लाजमी नहीं है। आदर्श, देखा आपने, अखिलेश जी बता रहे थे ये बिहार की राजनीति को काफी नजदीक से देखें, बहुत दिनों से पत्रकारिता करते आए हैं, आपने सुना ही होगा कि अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दीबाजी होगी और देखना है। अभी कई राउंड के मतगणना होने बाकी हैं, कभी एनडीए आगे चल रहा है, कभी महागठबंधन पीछे चल रहा है। तो अभी चुनाव आयोग ने जो डिक्लेयर किया उसमें काफी कम का फासला रह गया आंकड़ों में, तो ये अभी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, लेकिन ये भी सवाल लेना चाहेंगे, बिना लालू के तेजस्वी यादव इस पुराने पूरे के पूरे चुनावी रणभूमि में नजर आए और वो लालू यादव के 15 साल को याद भी नहीं करना चाह रहे थे। शायद यही कारण था कि लालू यादव पोस्टरों में भी हमें नहीं दिखाई दिए, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दिए। क्या उन 15 सालों का कहीं ना कहीं मन में एक डर था कि अगर उन 15 सालों को निकालेंगे तो जो जंगल राज की बात विपक्ष लगातार, माफ कीजिएगा, जो सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा था वो निकलेगा, जो उस टाइम पे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए लालू यादव पर वो निकलेंगे और उसकी वजह से छवि पर एक असर पड़ सकता है, छवि बदलने की कोशिश तेजस्वी की। बिल्कुल आदर्श, देखा आपने कि कहीं पोस्टर में नहीं नजर आए लालू यादव या उनकी मां राबड़ी देवी। साफ इसका इशारा यही था कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सत्ता पक्ष खुद कह रहा है कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी। तेजस्वी ने हर सभा में अपने कहा, अपने संबोधन में, कि आप 15 साल को भूल जाएं, मौजूदा स्थिति में बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। आज के परिदृश्य में सोचिए कि क्या कुछ करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर अखिलेश जी, जिस तरह से पोस्टर में कहीं नहीं दिखे लालू राबड़ी, तो क्या ये इशारा था कि हम उन दिनों को भुला देना चाहते हैं या माता पिता को भुला देना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको पुराने दौर में ले जाना चाहूंगा जब लालू के विकल्प के रूप में नीतीश कुमार आए थे। पिछले 15 साल लग गए एनडीए के नेताओं को या जदयू भाजपा के नेताओं को इस निगेटिव ब्रांडिंग करने में कि बिहार में जंगल राज है, और उससे उबरने का एक ही मात्र रास्ता बच जाता था कि नई सोच और नई ऊर्जा के साथ तेजस्वी यादव आ रहे हैं। अगर कोई गलती लालू प्रसाद से हो गई होगी तो आप वो हमारे पोस्टर में भी नहीं, आप उस दौर को भूल जाएं।
ये नया दौर है, यहाँ जंगल राज की बात नहीं है। और गौर करेंगे आप, आज मंगल है और ये मंगल राज की घोषणा हो सकती है आज शाम तक। ये जंगल खत्म हो जाएगा और मंगल राज शुरू करे, और जिसका नेतृत्व अगर तेजस्वी करते हैं तो बिल्कुल बदलाव दिखने की संभावना है। और बिहार की जनता ने बदलाव का मन तो बना लिया है। पहले फेज में जो तेजस्वी ने रोजगार की बात की, युवा उनसे जुड़े और आखिरी दौर तक यह चलता रहा रोजगार की बात, और युवा जुड़ते रहे। इसको डाइल्यूट नहीं कर पाए एनडीए के नेता। आप ये बताइए कि ये जो घोषणा है वो ये 10 लाख रोजगार देंगे, फिर एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो एक तरफ एनडीए कर रही थी कि संभव नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने 19 लाख का घोषणा कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि कितना संभव है ये घोषणा? आप बारीकी से देखें, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। दोनों में अंतर है। तेजस्वी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं जो बैकलॉग है, जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसको वो कर सकते हैं। और रोजगार के अवसर, जैसे ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है और रिक्शा चलाना भी रोजगार है। बिल्कुल सही बात है। सरकार के भरोसे कौन टिका है? सब अपना अपना घर किसी न किसी काम को करके तो चला ही रहा है। तो फिर इसमें सरकार क्या मदद कर रही है? और आपने देखा है कि ये स्वरोजगार की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या चेंज है बिहार में? मतलब ये माना जाए कि ये जो रोजगार देने का घोषणा था, घोषणा पत्र में शामिल करना था, मैनिफेस्टो में शामिल करना था, ये क्लिक कर गया और एनडीए ने इसको कॉपी किया। हाँ, एनडीए ने बाद में इसकी गंभीरता को समझा और इसलिए 19 लाख की बात उन्होंने की कि इसको काउंटर करना है। लेकिन युवाओं ने तय कर लिया था कि तेजस्वी की बात ठीक है, और तेजस्वी के साथ युवाओं का हुजूम उमड़ गया। एक बड़ा कारवां चला जो पहले फेज से लेकर तीसरे फेज तक रहा। कब और कोशिश करने के बावजूद भी डाइल्यूट नहीं कर पाए एनडीए के लोग उसके इस घोषणा को। दूसरी तरफ आप बहुत गौर से सोचें कि एनडीए के नेता उछलते रहे अलग अलग मुद्दों पर। अगर वो सीमांचल में जाते हैं तो योगी को बुलवाकर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करते हैं, कहीं जाते हैं तो जाति की राजनीति की बात करते हैं, कहीं जाते हैं बुद्धिजीवियों के बीच में तो विकास की राजनीति की बात करते हैं। ये बार बार मुद्दे बदल बदल कर हर क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना ये कमजोरी दिखाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया। तो क्या ये माना जाए कि पूरी एनडीए पर, मतलब पूरी केंद्र सरकार और पूरी राज्य सरकार इस चुनाव प्रचार में लगी थी और उन पर भारी पड़े तेजस्वी, इससे माना जाए? दिक्कत तो ऐसा ही है कि पूरा केंद्र सरकार का जो बिल्कुल फौज है, मंत्रियों की फौज, विधायकों सांसदों की फौज, सबके सब उतर गई थी यहाँ पे। ये 15 में भी उतरे थे, ये कोई नई बात नहीं है। 15 में भी प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की थी, बहुत सारी रैलियां की थी, सारे मंत्री लगे हुए थे। केवल बिहार के नहीं, बिहार के बाहर के भी मंत्री लगे हुए थे। और उस समय नीतीश कुमार के बयान को आप उलट कर देख लें, रोज प्रधानमंत्री घोषणा करते थे और नीतीश कुमार उसका खंडन करते थे पीसी करके। आज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज अकेला तेजस्वी यादव है और उसके पीछे पूरी एनडीए की ताकत लगी हुई है। फिर भी कहीं न कहीं ये वजनदार दिखता है ये नौजवान। आदर्श सुना आपने अखिलेश जी को, इनका इशारा जो है वो साफ है कि अब बिहार की राजनीति लालू का इंतजार नहीं कर रही है, उनसे आगे निकल गई है और उनके बेटा तेजस्वी यादव ने उस विरासत को संभाल लिया है और उन्होंने जो मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ा वो एनडीए के मुद्दों पर भारी पड़ा है। आदर्श मौजूद है जी, मौजूद है। आलोक, ये समझना चाहेंगे कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो मुद्दे निकलकर सामने आए, जिसको तेजस्वी ने उठाने का काम किया, रोजगार एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल एनडीए को बहुमत का आंकड़ा भी पार करती हुई इन रुझानों में जरूर दिख रही है। लेकिन अभी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे और हमारे संपादक भी मौजूद थे, ये कहते नजर आए कि अभी तस्वीरें बदली हुई नजर आएगी। कितना नुकसान होता हुआ दिखाई देगा अगर परिणाम बदल जाते हैं, और जेडीयू की आगे की भूमिका क्या होगी ये भी समझना चाहेंगे। आदर्श आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जो आपने बोला कि जेडीयू को कितना नुकसान होगा इसमें, ये मैं अभी बताना बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी जब तक पूरे परिणाम नहीं आते तब तक सभी सीटों का वो आकलन नहीं किया जा सकता कि कितनी सीटों का नुकसान होगा किस पार्टी को और किस पार्टी को कितनी सीटों की बढ़त मिलेगी। लेकिन मैं एक जो सवाल आपने संपादक महोदय से किया था कि आरजेडी की तरफ से जितने भी रैलियां की गई, तेजस्वी यादव ने जहां जहां रैलियां किया, उसमें जो अपने पिछले जो 15 साल के लालू सरकार के जो कार्यकाल थे उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, उससे उन्होंने बचते नजर आए। उनके भी मन में ये था कि अगर जो
इस मुद्दे को हम उठाते हैं, पिछली सरकार के अगर जो हम जिक्र करते हैं तो इस पे जरूर सवाल उठेगा, इस पे जो सत्ता पक्ष में है वो इस पे हावी हो जाएगी, ताकि पहले से ही सत्ता पक्ष ने लालू शासनकाल और राबड़ी शासनकाल को लेकर तमाम वो जंगल राज बोल के ऐसे तमाम वो इस पे लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए तो वो एक नई राजनीति करने की दिशा में देखे, और एक युवा होने के नाते लोगों को ये चाहिए कि हम नई राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा में उन्होंने जोड़ा। इस तरह से जो उन्होंने किया बेहद काबिल तारीफ है, लेकिन अब ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा दीपक ये कितने MY यानी कि मुस्लिम यादव, इन दोनों का वोट बैंक ट्रेडिशनल वोट बैंक है आरजेडी के लिए, प्लस इसमें एक Y और जुड़ गया, यूथ। MY का फायदा मिलता हुआ तो दीपक आप तक आवाज। आपने ठीक कहा कि इस बार MY का मतलब बदल गया है, और बिहार में वो देखने को मिला, चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। और चाहे वो सड़क हो, बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार MY का समीकरण बदल गया है। MY हो ना हो, लेकिन MY का समीकरण जरूर बदल गया है। वो महिलाएं और युवा हो गया है। और जो पहले MY का समीकरण था वो पिछले जमाने का बात था, जो गुजरे जमाने। लेकिन अगर ये महिला और युवा हुआ तो ये फिर एनडीए को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 10 लाख के बदले 19 लाख के रोजगार अवसर पैदा उन्होंने भी करने का वादा कर दिया। और महिलाओं का समर्थन तो हम लगातार देख ही रहे थे कि जैसे जैसे हमारे रिपोर्टर्स भी महिलाओं से बात कर रहे थे तो वो एक साइलेंट वोटर्स की भूमिका में निभा रही थी, और महिलाओं के लिए खुश भी वो नजर आ रही थी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से ये रुझान आगे पीछे चल रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के, उससे साफ दिख रहा है कि कौन से वोटर किस तरफ वोट दिए हैं। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या वो महिला और युवा थे या मुस्लिम और यादव थे। तो अभी महागठबंधन आगे था, फिर पीछे हो गया, फिर एनडीए आगे था, फिर पीछे हो गया। तो ये समीकरण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर MY यहाँ क्या स्पष्ट करता है। हम एक बार अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि MY समीकरण हमेशा से राजद के लिए हावी रहा है बिहार में, लेकिन इस बार MY समीकरण का क्या मतलब रहा और वो कितना फलीभूत होता दिख रहा है। अखिलेश जी, MY समीकरण का मायने कुछ और निकाले जाते थे, लेकिन इस बार अखिलेश, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने उसका मतलब कह दिया कि महिला और युवा। तो क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इतना ही नहीं है। M² Y², इसको इस तरह समझिए। M² Y², M मीन्स पूरा गणित बिठाया जा रहा है, Y² मीन्स यादव एंड यूथ। ये एक बड़े फलक पर आप इसको देखें। M² Y² का जो सपोर्ट हुआ है, इसलिए ये बदलाव की स्थिति सामने आ रही है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा कि बदलाव होगा, लेकिन जो ट्रेंड है, जो लोगों की मानसिक, मैं 243 विधानसभा का दौरा करके आया हूं, मैंने लोगों को देखा है। पीपल वांट्स टू चेंज। हर जगह मैं देख रहा हूं कि नीतीश के खिलाफ नाराजगी लोगों की है, और इसका फायदा बीजेपी ने एलजेपी को प्रोजेक्ट करके अच्छी तरह उठाया है। बीजेपी भी ये चाहती थी कि नीतीश समाप्त न हो, नीतीश का कद छोटा होना चाहिए। नीतीश को बौना बनाने का प्रयास किया है, ये बीजेपी की साजिश है। और आज भी राज सिंह को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी रविशंकर प्रसाद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और बड़े भाई नीतीश कुमार को छोटा करके वो अपना काम करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अप्रत्याशित सा पोस्टपोल अलायंस हो सकता है, जहां सभी पीछे हो जाएंगे, केवल नीतीश के विकल्प के रूप में एक नए लोगों को वहां प्लेस किया जाएगा। क्या अखिलेश जी, जो भी बिहार को जिसने जाना है, देखा है, 15 साल बनाम 15 साल यहाँ तुलना हो रहा है, लेकिन जो अभी कुछ दिख रहा है विकास, एनडीए कह रही है कि हमने संपूर्ण विकास करने की कोशिश की है, तो आखिर नीतीश कुमार से कहां चुक रह गए कि ये नाराजगी जनता में है? देखिए, आपको नीतीश स्पेशल पैकेज की जब मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, मैं उस समय की बात आपको याद दिला दूं, जनता जानती है बेहतर, तो उस समय वो कहते थे कि मुझे स्पेशल पैकेज के जो क्राइटेरिया हैं वो पूरे हो ना हो, मानव संसाधन के विकास को आधार मानकर स्पेशल पैकेज मुझे मिलना चाहिए।
आप उस दौर को याद करें जब लालू यादव ने यहां के पिछड़े मानव संसाधन को एक आवाज दी थी बड़ी। आज भी लोग उसको याद करते हैं। अगर बिहार में कोई मास लीडर हुआ है तो वो लालू प्रसाद हुए हैं। चारा घोटाले की बात है तो चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, तो लालू के बेटे खराब हो गए और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे कैसे अच्छे हो गए? नीतीश मिश्रा को आपने बीजेपी से टिकट दिया है। अगर बेटे में वो अपराध आ रहा है तो नीतीश मिश्रा को भी उसके कारण आपको काट देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आप अपने हिसाब से नियमों को गढ़ते हैं, अपने फायदे के लिए अपने नियम कानून बनाते हैं, उसमें किसी मानक का आप ख्याल नहीं रखते। जनता इन चीजों को अच्छी तरह समझ रही है। सर, नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी है, जो असंतोष है, आखिर उन्होंने काम भी किया, दिखता भी है, सड़क पे भी दिखता है, इतने पुल पुलिया बनाने का उन्होंने दावा किया है, लेकिन किस वजह से नाराजगी है ये? लेकिन नाराजगी का सीधा कारण है, पहले पंचवर्षीय में नीतीश कुमार ने काम किया। अगले 2 बार 2005 से लेकर 2015 के बीच में नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की। उन्होंने डिवीजन ऑफ कास्ट किया, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया। और महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी है ये आप क्षेत्र में जाकर देखें। तनख्वाह 2000 रुपया, पति उनको रोज बाइक से ले जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, उनकी कॉस्टिंग भी 2000 रुपये में पूरी नहीं होती और महिलाएं आम हो गई है, सड़क पे आ गई है। शिक्षा मित्र को आप देख लीजिए। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन बाद में होता है ना। तत्काल तो आपको लगा कि मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसमें रमते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, तो आपको बाद में यह अंदाजा लगता है कि आखिर मुझे ठगा गया या मुझे नौकरी मिली। अब एक ही स्कूल में समान काम का समान वेतन नहीं है, किसी को 80,000 रुपये मिल रहा है और किसी को 2,000 रुपये मिल रहा है, काम एक ही कर रहे हैं दोनों, तो परेशानी तो होगी ना। एक आक्रोश, स्वाभाविक आक्रोश है। गरीब अगर किसी बिल्डिंग को देखता है तो पहला उसे आक्रोश ये होता है कि मुझे चूज कर ये बिल्डिंग खड़ी की गई है। ये मनोवैज्ञानिक सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यही सारी चीजें जब एक साथ इकट्ठी हो गई, जिसको बीजेपी ने एलजेपी और दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे के साथ मिलकर इसको थोड़ी सी हवा दी, तो नीतीश का ग्राफ कमजोर हुआ। आप इन चीजों को बहुत बारीकी से देखें। आखिर बदलाव क्यों चाहते? आप 15 साल बनाम 15 साल कर रहे हैं। आप अपने पिछले कार्यकाल 5 साल को देखें और इनके 15 साल की तुलना करें। चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, चुनाव 15 साल के लिए तो होता नहीं। तो आप आजादी के बाद से लेके अब तक को एक पार्ट कर दें और अपना 15 साल एक पार्ट कर दें, तो ये संभव है? सर, बिहार की राजनीति में हमेशा जातिगत समीकरण हावी रहा है, तो क्या इस बार भी वो इम्पैक्ट उसका रहा, या फिर उससे ऊपर उठकर लोग बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर वोट किए हैं? देखिए, बेरोजगारी और विकास तो पहला मूलभूत मुद्दा है, लेकिन जाति के सच से बिहार में कभी इनकार न किया गया, न आगे किया जा सकता है। जातियों की गोलबंदी हुई है, गरीबों की गोलबंदी हुई है, रोजगार चाहने वाले लोगों की गोलबंदी हुई है, रोजगार के नाम पर ठगे गए लोगों की गोलबंदी हुई है। विकास का तुर्रा चल के, विकास को एक तुरुप का पत्ता मान के आप सामने तो लोगों के लाते हैं, लेकिन आप भी तो जातीय गोलबंदी कर रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी पिछड़े अति पिछड़े को अलग करने की और दलित महादलित को अलग करने की? आपने सोशल इंजीनियरिंग चेंज करने का एक प्रयास किया, तो क्यों ना हो। और जहां तक ये लोग बार बार कहते हैं कि तेजस्वी अनुभव नहीं है, काम नहीं जानता है, अरे भाई, आप वही हैं जिसके डीएनए को चैलेंज किया गया और बिहारियों के डीएनए की आपने जांच करवाई, वही नीतीश कुमार हैं। कम से कम तेजस्वी यादव में इतना तो दिखता है कि माँ बाप सीएम थे, उसके डीएनए का ये प्रोडक्ट है जो डिप्टी सीएम था और आज लड़ रहा है। तो डीएनए की शुद्धता किसकी मानेंगे आप? सर, डीएनए और सीएम पद की बात आई है तो एक चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि आप नजदीक से यहाँ की राजनीति को जानते हैं कि सीएम की बात यदि आती है कि सीएम गिरिराज सिंह बन जाएंगे, आंकड़े यदि कम आते हैं जेडीयू के, तो क्या राजद से फिर ये गठबंधन कर सकते हैं? नहीं, गिरिराज सिंह ऐसे व्यक्तित्व को बिहार में सीएम मानने को कोई तैयार नहीं होगा। गिरिराज सिंह कट्टर हिंदू छवि के नेता हैं। जनसंख्या हो या अल्पसंख्यकों का विभाजन हो, 370 हो, सीएए हो, इन सारे मामलों को हवा देते हैं गिरिराज सिंह। बिहार का ऐसा डेमोग्राफी नहीं है। बिहार में आप इन चीजों पर सरकार नहीं चला सकते।
आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चुनाव में नीतीश ने अपीजमेंट की खूब पॉलिटिक्स की, खूब अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध भी किया कई बार। मेरा सवाल है कि यदि नीतीश कुमार का सीट कम आता है और उन्हें लगता है कि मुझे सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो क्या वो राजद का सहारा ले सकते हैं? राजनीति है, संभावनाओं से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और राजनीति में जब विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर किसी को मिला दीजिए, घोड़े गधे भी एक साथ मिलकर काम कर लेंगे। तो राजनीति में भरोसा कहां रह गया भाई? भरोसा तो ये सीएम ने तोड़ दिया, जिसका कि पर्यायवाची शब्द राजनेता कहते हैं, ये पलटू राम है, ये सल्टू राम है, और ये है वो है। तो राजनीतिक विश्वसनीयता को कितना ठेस पहुंचा आप सोचिए। मतलब यदि बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा आ जाता है तो ये इन्हीं के भाषा में इनको समझा सकती है बीजेपी। क्यों नहीं समझा सकती है? पलटू के साथ पलट जाना न्याय है भाई। चोरों के घर चोरी करना अन्याय कहां से है? ये बिहार है। पलटू को पलटू की भाषा में समझाएंगे, सल्टू को सलट लेंगे, ये तो चलता रहता है। सुना आदर्श आपने कि अखिलेश जी बता रहे थे कि बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसकी कथा किस ओर कब मुड़ जाएगी ये नहीं समझा जा सकता। जो जिस भाषा में समझता है सहयोगी दल उसी भाषा में समझा सकते हैं, समझा देते हैं। और अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आंकड़ों पर ध्यान देने की बात है। आदर्श दीपक, इस बार नीतीश सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां रही। एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा रहा और साथ ही देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों ने जिस तरीके से विरोध किया था वो भी एक मसला रहा। हालांकि नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का उन्होंने चुनाव से ऐन वक्त पहले काम किया था और इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान था, पलायन का मुद्दा भी आ गया था। तो चुनौती तो अपरंपार थी नीतीश सरकार के सामने। देखिए आदर्श, जब सरकार रहती है तो सरकार के कुछ लोग खिलाफ होते हैं, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, लेकिन सरकार का जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि सबके एक्सपेक्टेशन को पूरा करना संभव नहीं है। सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो और उसने प्रयास किया है। आपने देखा शिक्षकों के लिए भी उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले ही तोहफा दिया है, लेकिन शिक्षक आज भी खुश नहीं है। वो उनके खिलाफ जो देखने को मिला फील्ड में मतदान के दौरान की जो शिक्षक हैं या जो यूं कहें कि जो सरकारी महकमा है, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो खुलकर सरकार के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ वोट किए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा फील्ड में देखने को भी मिल रहा था। लेकिन जो महागठबंधन का दावा है कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन सरकार पिछले 5 साल में चुप्पी साधे रही और जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग करती रही। जनता के बारे में इसने सोचा भी नहीं। और इसी बात पर हम अखिलेश जी से भी जानते हैं। क्या अखिलेश जी आप इसे तथाक रखते हैं पिछले 5 साल में सरकार सोई रही? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आप जीएसटी में भी अपना जो आपकी हिस्सेदारी है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ पे, आप ऑलरेडी लोन में चलते हैं, सभी सरकारी जितनी योजनाएं आती हैं हर योजनाओं को अलग अलग अगर आप इसकी सर्जरी करेंगे तो हर योजना में पैसे वापस चले जाते हैं। तो ये तो अकर्मण्यता है, निकम्मापन है सरकार का। ये बड़ा क्यों पैसे वापस चले जाते हैं? म्यूजियम बनाते हैं और कोरोना में आप रोटी नहीं दे पाते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं मजदूरों को, बीजेपी स्टेट के सीएम ले आते हैं और आप छोड़ देते हैं उनको। तो इस तरह की आप बस नहीं अवेलेबल करवा पाए, आप इंतजार करते रहे जब सीएम पीएम बोलेंगे, होम मिनिस्टर बोलेंगे, रेलगाड़ी चलेगी तो लोग आएंगे, लोग रेल लाइन पे कटते हैं तो करते रहे। महागठबंधन ने यह भी कहा है, खासकर राजद ने अखिलेश जी, कि जो कोरोना काल था स्पेशली उस पर सरकार पूरी तरह फैल रही है। एक अवर सचिव स्तर का अधिकारी दम तोड़ देता है अस्पताल के फर्श पर और उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की फेल है। आपको मैं WHO के एक रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आया था। चमकी बुखार के समय जब ये इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो WHO ने कहा कि आपको स्वास्थ्य का एक चेन बनाना चाहिए स्वास्थ्य सर्विस के लिए।
हेल्थ सर्विसेज का एक चेन होना चाहिए, जिसके कारण ये सारी परेशानियां आपको हो रही। कोई यहाँ चेन नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता ही नहीं। अब गांव में जाकर आपने गए होंगे इस चुनाव के क्रम में, आपने जाकर देखिए, आप गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य वहां स्टाफ ही नहीं है, अपॉइंटेड है लोग, लेकिन वहां पे वो बंटवारा होता है, ये सिविल सर्जन को इतना दे देना है, इस स्टाफ को इतना दे देना, हमको जाना ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि सब मेरे गांव में, मैं अपने गांव की बात कर, मैंने पूछा लोगों से कि क्या मेरे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बोला हाँ है। तो मैं उसको विजिट करने के लिए देखा, गया वहां पे, तो वहां गाय बांधी हुई थी और गोबरों का ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा ये कैसा स्वास्थ्य केंद्र है भाई? दावे देखिए, मीडिया में एक माइंडसेट बनाकर आप खड़ा कर दें, पूरी मीडिया आपके पीछे हो जाए, लेकिन सच्चाई और जमीनी हकीकत जो है उसको आप कब तक छिपा पाएंगे? आज ये जमीनी हकीकत यही है कि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। पहले 5 साल में इन्होंने अच्छा काम किया तो लोगों को लगा कि नहीं, लालू के विकल्प में रूप में अच्छे हैं। उसके बाद दूसरा चुनाव ये सामाजिक समीकरण को तहस नहस करके जीत पाए। तीसरा चुनाव में ये लालू जी के साथ होकर जीत पाए। चौथे चुनाव आपके सामने। मतलब हर चुनाव में इनको सहारा की जरूरत पड़ती है। बिना सहारे की ये सरकार बना ही नहीं सकते। न बीजेपी बना सकती है, न ये बना सकते हैं। अगर ऐसा हो तो बीजेपी अकेले लड़ जाती ना, जदयू भी अकेले लड़ जाते। इसका मतलब तो हुआ अखिलेश जी कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारी है राष्ट्रीय पार्टियों पर। क्यों नहीं हो? सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो नेटवर्क है, जो कांटेक्ट है, वो गांव के अंतिम लोगों तक है। राष्ट्रीय पार्टियां जो ऊपर ऊपर आती हैं और माहौल बनाकर चली जाती हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा तो होगा, कांटेक्ट के कारण होता है ऐसा। व्यक्तिगत संपर्क होते हैं क्षेत्रीय पार्टी के लोगों से, हर जगह इनकी पहुंच होती है। राष्ट्रीय पार्टियां आती हैं, लैंड करती हैं ऊपर से, और यहाँ माहौल बनाया, क्षेत्रीय पार्टियों से कांटेक्ट किया और चले गए। जो आया आया, जो नहीं आया नहीं आया। आने वाली सरकार को, जो भी सरकार का फेल्योरिटी रहा, आने वाली सरकार के लिए क्या चुनौती होगा, आपको क्या लगता है? बड़ी चुनौती होगी, बड़ी चुनौती होगी आने वाली सरकार की। अपने मैनिफेस्टो से 1 इंच अगर तेजस्वी यादव हिल जाएंगे तो 5 वर्ष कोई ब्रह्मा जी का दिन रात नहीं होता। 5 वर्ष के बाद इन्हें भी पलटा जाएगा। जनता बहुत जागरूक हो गई है, खासकर सोशल मीडिया जब से इतना एक्टिवेट हो गई है, तब से जनता हर चीजों को समझने लगी है, समझती है। अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से ये काम नहीं करेंगे और बाद में ये गृह मंत्री की तरह इलेक्शन में कहे गए बातों को जुमला करार देंगे कि 10 लाख नौकरियां, तो कहा था चुनाव के कारण कहा था, तो ये कोई आसमान से टपक के नहीं आएंगे, भी चले जाएंगे, ये तय है। जनता जानती है सब कुछ, और जनता जो जजमेंट देती है वो ठीक जजमेंट देती है। यदि नीतीश सरकार की वापसी होती है तो इनके लिए क्या चुनौती होगा? नीतीश सरकार की वापसी होगी तो नीतीश सरकार के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि विपक्ष शक्तिशाली होगा, और अगर ये जनता से कांटेक्ट करके जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अगला चुनाव या अभी जो इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, बहुत भारी पड़ेगा फिर। वहां फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता, फिर बहुत परेशानी है। आदर्श, अभी तक के समीकरण जो बता रहे हैं, जो बिहार की स्थिति है, सरकार किसी की भी बने, महागठबंधन हो या एनडीए, विपक्ष इस बार बहुत मजबूत होने वाला है और विपक्ष को झेलना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन मोदी मैजिक को भी समझना चाहेंगे कि मोदी मैजिक कितना असरदार हुआ है। ये समझने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी आलोक मालवीय के पास चलेंगे, अगर वो हमारे साथ अभी बने हुए हैं तो। आदर्श, बिल्कुल ये सही है कि मोदी म्यूजिक अगर जो बोला जाए, जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बना रखा है, तो अगर जो मोदी म्यूजिक इसको बोला जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ये मोदी का ही मैजिक है जो कि सर चढ़ के बोल रहा है और बीजेपी को इतनी बढ़त मिल रही है, जो कि एनडीए लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि एनडीए की सीट अब 129 हो गई है, जबकि आरजेडी ने शतक बना रखा है, 100 पे आके टिक गए, जबकि अन्य 14 पे, 15 से भी सके 14 पे आ गए। तो ये एक, अगर जो इसको बोला जाए कि केंद्र सरकार के कामकाज को देखा जाए, मोदी मैजिक देखा जाए अगर जो, तो ये पूरी तरह से सही है कि मोदी मैजिक है, जो कि बीजेपी को लगातार बढ़त बन रहा है और उसे एनडीए सत्ता में आती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और दीपक, ये भी समझना चाहेंगे जो कोरोना में केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, और या फिर बात की जाए रोजगार की, अगर बात की जाए तो 10 लाख बनाम 19 लाख की जो लड़ाई थी, कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात थी, क्या इसको लेकर बीजेपी को कहीं फायदा हुआ है?
देखिए आदर्श, कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात जो सरकार ने की है वो कोई नई बात नहीं है। कोरोना कोई भी जब महामारी होती है तो सरकार के जो गाइडलाइन है, जो भारत सरकार का के तहत प्रावधान है कि फ्री में महामारी में दवाएं फ्री में दी जाती है, ये तो मैनिफेस्टो में शामिल नहीं होना चाहिए था, ये इन जनरल यदि बात करें तो। लेकिन यदि एनडीए ने शामिल किया है तो उसको सर जनता ने देखा है। और अब देखिए, चुनाव को और चुनाव के रिजल्ट से इसको नहीं आंका जाना चाहिए। इस चुनाव के पहले इस पर बहस होनी चाहिए थी कि क्या उनके मैनिफेस्टो में कोरोना का दवा फ्री देना शामिल होना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। जो अब तक हुआ है, महामारी देश में आया है, हमेशा दवा फ्री दी गई है, तो ये कौन सा नया बात है। मैं अखिलेश जी से एक बार जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी, क्या ये मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए था? सेवा शर्तों के आधार पर, और वो भी चुनावी माहौल में। आचार संहिता, आपने इस बात को कहा क्यों कि हम फ्री में देंगे? ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। यहाँ की पार्टियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, चुनाव में शिकायत होनी चाहिए थी। क्या भी होगा लोगों ने सेवा शर्तों के आधार पर, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो ये कैसा है? ये तो राजनीति नहीं है। आप अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जनता उसको समझती है, पढ़ती है, आप उसके पक्ष में जाते हैं, लोग सोचते हैं। आप चुनाव की तिथि से एक दिन पहले प्रचार क्यों खत्म हो जाता है? आपके शोरगुल में आपने अपने पक्ष में जो मान्यताएं स्थापित की है घोषणा पत्र के आधार पर, उसको जनता 24 घंटे सोचती है। अब क्या करना चाहिए? उसमें लोभ और लाभ से राजनीति होगी। लोभ और लाभ का राजनीति में क्या मतलब है? ये तो आप लोग दे रहे हैं ना, हमको वोट दोगे तो मैं वैक्सीन दूंगा कोरोना का, नहीं तो जय श्री राम। अभी एनडीए का आंकड़ा काफी आगे चला गया है, लगभग 100 पर है महागठबंधन और 124 के आसपास चला गया है एनडीए। तो क्या ये फ्री दवा लेने का फॉर्मूला इनका कहीं सटीक लग गया क्या? ना, ये अभी आप 100 और 124 देख रहे हैं। मैं अभी भी आशान्वित हूं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और अंत में आप देखेंगे कि बदलाव के लिए पोस्ट पोल अलायंस होंगे और परिस्थितियां कुछ बदलेंगी। लोग ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम ना रहें, ये बार बार क्षेत्र से आवाज आती थी। ठीक है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलता हुआ नजर आएगा? क्या तेजस्वी बढ़त बनाते हुए महागठबंधन आगे आने वाले कुछ वक्त में दिखाई देगी? क्योंकि लगातार रुझान परिवर्तित होते हुए भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति और भी क्लियर होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। दीपक, शुक्रिया आपका साथ हमारे लिए जुड़ने के लिए, और साथ ही आलोक मालवीय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार हम पूरे दिन इसी कवरेज पर बने हुए हैं बिहार इलेक्शन की पल पल अपडेट साधना प्लस के साथ।